Hello everybody, welcome to yours Education Hub. So this is part 2 of chapter 2 conditions and warranties. लास्ट क्लास में हमने देखा था कि conditions and warranties क्या होती हैं, उनमें difference and उनमें similarities. आज हम देखेंगे kinds of conditions and warranties. इसमें कौन कौन सी kinds होती हैं. First one is express conditions and warranties and the second one is implied conditions and warranties. And implied में आगे conditions का अलग और warranties का अलग होता है, उसमें भी आगे बहुत सारे types आ जाते हैं. तो आज हम सब कुछ देखेंगे. First one is express condition and warranties. Express means either written और oral. मतलब हमें बताना होता है, हमें express करना होता है कि हमारी क्या conditions हैं. Express conditions and warranties are those which are expressly agreed upon the parties and provided in the contract. हमें कॉन्ट्रैक्ट में बताना पड़ेगा कि हमें कौन सी चीज चाहिए या हमें क्या कंडीशन लगानी है. जो हम बताते हैं उसको हम एक्सप्रेस बोलते हैं. The parties are free to include as many expressions and conditions and warranties as they like. हम जितनी मर्जी conditions लगा सकते हैं. For example, if a buyer wants to buy a specific model of LG TV, here this model is express condition. In an advertisement for LG TV, guarantee for 5 years is an express warranty. अब इसमें उन्होंने एग्जाम्पल दी है कि अगर हमने टीवी लेना है और हमने स्पेसिफिक बोला कि हमने LG टीवी लेना है तो वो एक कंडीशन होगी, राइट. सो दिस इज एक्सप्रेस कंडीशन. हमने बताया कि हमें वैसा फ्रिज चाहिए, हमें LG का टीवी चाहिए. सेकेंड इज इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज. इम्प्लाइड होता है बाय एक्शंस और बाय लॉ. हमने कोई काम कर दिया तो वो उससे हमें पता चल रहा है कि ये इम्प्लाइड कंडीशन है या वारंटी है. अब मैं आपको सिर्फ इम्प्लाइड का एग्जाम्पल बताती हूँ कि इम्प्लाइड हमें कैसे पता चलेगा. फॉर एग्जाम्पल हम बस स्टॉप पे खड़े हैं, बस वहां पे आई और हम उसमें चढ़ गए, तो इससे ऑब्वियसली बात पता चल जाता है कि हमने कहीं पे पहुंचना है, हमारी कोई डेस्टिनेशन है, हमने बस पे बैठ के वहां पे जाना है, हमें बताना नहीं पड़ता. सो दिस इज इम्प्लाइड. और इम्प्लाइड कंडीशंस मतलब जो बाय लॉ या खुद ही हमारे एक्शन से पता चल जाए. द इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज आर दोज विच आर इम्प्लाइड बाय कस्टम और लॉ और इम्पोज्ड बाय लॉ ऑन द सेलर. ये या तो बाय लॉ या बाय कस्टम होती है. दीज कंडीशंस आर नॉट एप्लीकेबल इफ कॉन्ट्रैरी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. अगर कॉन्ट्रैरी इंटेंशन अपीयर हो जाती है तो ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी. अब इसके आगे इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज दोनों अलग अलग हैं एंड उसके आगे भी बहुत सारी टाइप्स हैं. पहले हम देखते हैं इम्प्लाइड कंडीशन. इम्प्लाइड कंडीशन क्या होती है? Following are the implied in the contract for sale of goods in the absence of any contract to contrary. Implied condition as to title और ownership. अब implied मतलब by actions के थ्रू हमें ownership या title की condition कैसे पता चलती है? In the contract of sale there is an implied condition on the part of seller. Implied condition on the part of seller मतलब अगर contract हो गया तो हमें उससे डायरेक्टली क्या पता चल रहा है, हमें बताने की जरूरत नहीं है. अगर कोई सेल होगी तो हमें उससे क्या पता चल रहा है, बेसिकली इसमें ये बताना है. इन द केस ऑफ सेल ही हैज राइट टू सेल द गुड्स. इन केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल ही विल हैव राइट टू सेल द गुड्स एट द टाइम व्हेन द प्रॉपर्टी इज टू पास. अब वो कह रहे हैं सपोज एक सेल होगी, ठीक है, सेल होगी किसके बीच में? ए और बी के बीच में. ए इज द सेलर एंड बी इज द बायर. ए ने अपनी कार देनी थी बी को, सेल करनी थी, ठीक है. जब ये सेल होगी तो जो ओनरशिप कार की ए के पास है वो बी के पास चली जाएगी, और जब ये ओनरशिप बी के पास चली जाएगी तब वो उसके पास राइट आ जाता है. वो इम्प्लाइड राइट होता है, वो हमें बताने की जरूरत नहीं है, वो राइट उसके पास खुद चला जाता है कि वो आगे वो कार सी को सेल कर दे, ठीक है जी. और अगर ये 1 महीने बाद होगा, ये एग्रीमेंट टू सेल है, अभी 1 महीने बाद सेल होगी तो 1 महीने बाद उसके पास राइट आ जाएगा सी को कार सेल करने का. This example you will do by yourself. When the person sells the goods by infringing a patent, trademark or copyright of the other, he is considered as not having the right to sell such goods. अगर suppose एक person good sell करता है जो infringing है a patent, trademark और copyright, मतलब जो और कोई use नहीं कर सकता, he is considered as not having to sell such goods. मतलब वो ये goods sell नहीं कर सकता. इसका case law है Niblet versus Confectioners Material Company Limited.
या आप केस लॉ याद करके जाना, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। नेक्स्ट, implied condition as to similarity of the goods as to description। अब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग, अब हमने कोई चीज डिस्क्राइब की है, उसके अकॉर्डिंग हमें सामान मिल रहा है या नहीं। Section 15 of the Sales of Goods Act provides that where there is a contract for sale, the goods of the by the description, there is an implied condition that the goods shall correspond with the description। फॉर एग्जाम्पल मैं एक शॉप पे गई, मैंने उनको बोला भैया मेरे को वाटरप्रूफ वॉच चाहिए, तो मैंने बताया कैसी वॉच चाहिए मेरे को, वाटरप्रूफ। मैंने डिस्क्रिप्शन क्या दी, वाटरप्रूफ वॉच की। तो उनको अब मेरी ये डिस्क्रिप्शन फॉलो करके ही मेरे को सामान देना पड़ेगा, ये इम्प्लाइड है, ये बताने की जरूरत नहीं है कि भैया मेरे को जो मैंने बताया वो देना। हम ऐसे बोलते नहीं है, हमने जो बोला मीन्स हमने वो डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग हमें सामान चाहिए और हमें सामान मिलना चाहिए, वो एक इम्प्लाइड है, वो बताने वाली चीज नहीं, वो बाय लॉ ही होता है। अकॉर्डिंग टू द लॉर्ड ब्लैकबर्न, इफ द कॉन्ट्रैक्ट टू सेल पीस यू कैन नॉट ऑब्लिक टू द पार्टी टेक द बीन्स। अगर कॉन्ट्रैक्ट ही पीस यानी कि मटर लेने का है तो हम बीन्स उसको नहीं बेच सकते, ठीक है। इफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द आर्टिकल इज टेंडेड इन डिफरेंट इन एनी रिस्पेक्ट, इट इज नॉट द आर्टिकल बार्गेन फॉर एंड द अदर पार्टी इज नॉट टू बाउंड टू टेक इट। फॉर एग्जाम्पल अगर भैया को मैंने, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मंडी में गई, मैंने भैया को बोला भैया मेरे को ना मटर दे दो, भैया ने मेरे को बीन्स दे दिए, तो ऑब्वियसली मैं क्यों लूंगी उस चीज को, वो तो ऑब्वियस ही बात है, हमने जो बोला हमें वैसा ही सामान चाहिए। सो दिस इज व्हाट इट इज, डिस्क्रिप्शन। अब इसमें दो पार्ट्स आते हैं। व्हेन द बायर रिलाइज ऑन द डिस्क्रिप्शन एंड ही हैज नॉट सीन द गुड्स। अब सपोज मैंने भैया को बोला भैया मेरे को वाटरप्रूफ वॉच चाहिए, भैया ने मेरे को वॉच दे दी और उन्होंने बोला ये वाटरप्रूफ है। अब मैंने उनकी बात पे ट्रस्ट कर लिया, मैंने उनकी डिस्क्रिप्शन पे ट्रस्ट कर लिया कि ठीक है आपने कहा होगा तो फिर वाटरप्रूफ ही होगी। Where the buyer has not seen the goods and buys them on the basis of the description given by the seller, the goods can be rejected if they do not correspond with the description। अब सपोज मैंने भैया को बोला था कि मेरे को वाटरप्रूफ वॉच चाहिए, भैया ने मेरे को एक वॉच ला के दी, उन्होंने बोला हाँ जी ये वाटरप्रूफ है आप इसको ले जाओ, मैंने उनकी बात पे ट्रस्ट कर लिया। पर जब वो मैंने मतलब वॉच डाल ली या वो पानी में गीली होगी तो वो खराब होगी, तो मैंने भैया को बोला भैया ये तो आप वापस ले लो कि ये वाटरप्रूफ नहीं है, वो मेरी डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं होती, तो मेरा राइट बनता है कि मैं उस गुड्स को रिजेक्ट कर सकती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वेयर अ पर्सन ऑर्डर्स फॉर अ सोनी डीवीडी मेड इन जापान, इट विल ब्रीच द कॉन्ट्रैक्ट इफ द सोनी डीवीडी मेड इन चाइना इज अप्लाइड टू हिम। अगर मैंने जापान की मंगाई है और मेरे को चाइना की मिल रही है तो ऑब्वियसली मेरे पास राइट होगा उस चीज को रिजेक्ट करने का। नेक्स्ट, व्हेन द बायर हैज सीन द गुड्स बट ही रिलाइज ऑन व्हाट इज स्टेटेड टू हिम अबाउट द goods। Where the buyer has seen the goods but instead of relying on what he has seen, he relies on what he has been stated to him। The difference between the reality and the description is not apparent from its appearance। It is the sale by the description and the buyer has right to reject the goods if they do not correspond with the description given by the seller। Okay, so इसमें वो कह रहे हैं कि अगर मैंने एक सपोज गुड लिया, वो मेरे को देखने से नहीं पता चल रहा कि मेरी डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग है या नहीं है। सेलर ने मेरे को बोला कि हाँ जी आपकी डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग हमने सामान दिया है, मैंने देख के, अब देख के ये मेरे को समझ नहीं आ रहा कि ये मेरी डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग है या नहीं है। मैंने उनकी बातों पे ट्रस्ट करके ये गुड्स ले लिए, बट मेरे को बाद में पता चला कि नहीं ये तो वो गुड्स है ही नहीं, तो मेरे पास राइट बनता है कि मैं इसको रिजेक्ट कर दूं, क्योंकि उन्होंने मेरे को देखने से पता नहीं चला, मैंने उनकी बात पे ट्रस्ट कर लिया, ठीक है। सो इस केस में भी मैं रिजेक्ट कर सकती हूँ। लेट्स सी द एग्जाम्पल। P is the supplier of rice, shows the rice to Q, which is to be supplied to him. But P states that the Jammu rice will be supplied to Q. The rice which is shown to Q is supplied to him. It is found that it is not the Jammu rice. Here the condition regarding the description shall be deemed to have been violated or broken in spite of the fact that Q was shown the राइस टू बी डिलीवर्ड। अब वो कह रहे हैं कि एक पी है, पी बंदा राइस बेच रहा है, ठीक है, ये पी बंदा है, ये राइस बेच रहा है, इसने बेचना है क्यू को, ठीक है। अब क्या हुआ कि उन्होंने बोला था कि ये जम्मू के राइस हैं, मतलब
सप्लायर ने बोला कि ये जम्मू के राइस है, बट अब देखने से तो पता नहीं ना चलेगा, हम तो सामान लेने गए, हमें तो पता नहीं है। अब हमें नहीं पता चल रहा कि ये जम्मू के राइस है या नहीं। ठीक है, बाद में हमें पता चला कि जम्मू के राइस तो है ही नहीं। तो क्यू के पास राइट बनता है कि क्यू उन गुड्स को रिजेक्ट कर दे, चाहे क्यू ने देखे हैं वो राइस। क्यू ने वो राइस देखे हैं, बट क्यू को नहीं पता चल रहा, बाद में उसको किसी ने बताया कि ये तो जम्मू राइस है ही नहीं। तो क्यू के पास राइट बनता है कि वो सामान ना ले। अब उसी सेकंड पार्ट का ये थर्ड पार्ट है, सी पार्ट है। व्हेन द पैकिंग ऑफ द गुड्स ऑल्सो फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन। व्हेन द गुड्स आर सोल्ड बाय द बायर, इंस्ट्रक्शंस of the mode of packing, the mode of packing constitutes a part of the description of the goods. For example, the plaintiff purchased 3,000 tins of the canned fruit, which were to be packed in the cases, each case containing 30 tins. When the goods were tendered, some of the cases contained 30 tins and some only contained 24. Although the market price of 24 tin case and 30 tin case were the same, yet the goods supplied did not correspond to the description. The buyer was held entitled to reject the whole of the goods supplied. अब क्या हुआ कि मैंने एक बड़ा ऑर्डर दिया 3,000 का। ठीक है, ये मेरा 3,000 का ऑर्डर है, और मैंने बोला कि मेरे को जो केसेस चाहिए, मतलब हम एक अलग एग्जांपल ले लेते हैं कि ये 3,000 का मेरा ऑर्डर था और इसमें बहुत सारे बॉक्सेस थे जिसमें 30 आने थे। बट क्या हुआ कि उन्होंने 30 की बजाय मेरे को 24 दे दिए। अब जो उन्होंने मेरे को बताया कि इसमें 30 होंगे, बट इसमें तो 30 है ही नहीं, इसमें तो कम है। तो मैं क्या करूंगी, मैं इन गुड्स को रिजेक्ट कर दूंगी और मैं ये सारा सामान वापस उनके पास भेज दूंगी। मैं बोलूंगी भैया मेरे को ये सामान नहीं चाहिए, बिकॉज ये मेरी डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग नहीं है। मैंने आपको पैकिंग बोली थी 30 केसेस की, बट आपने 24 की भेजी है और अब ये मेरा हेडेक नहीं है और मैं इस सामान को वापस कर रही हूँ। सो ये था पॉइंट नंबर 2, विच वॉज इम्प्लाइड कंडीशन एज टू सिमिलरिटी ऑफ द गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट, इम्प्लाइड कंडीशन रिगार्डिंग सेल बाय सैंपल। अब सैंपल, जब हम कहीं पे भी जाते हैं हमें वो सैंपल दिखाते हैं, मतलब कई सामान होता है जिसमें हमें सैंपल देखने के लिए मिलता है। तो अब उस केस में अगर कंडीशन वायलेट हो जाए तो क्या होगा, मतलब सैंपल के केस में हम जो इम्प्लाइड बाय लॉ बनती है चीज, वो क्या होती है। सेक्शन 17 and subsection 2 of the Sales of Goods Act lays down the following 3 implied conditions in the case of contract of sale by sample. The quality of the, सबसे मेन वर्ड quality of the bulk of the goods supplied shall be similar to the quality of the sample. वो हमने जो राइस वाले एग्जाम्पल देखी थी, अगर सपोज मैंने एक शॉप पे गई, मैंने वहां पे ना खुले चावल पड़े हुए थे, मैंने कहा भैया मेरे को ना ये वाले चावल ना, ये जो खुले हुए ना, ये मेरे को बड़ा सा मतलब कह लो कि बड़े से पैकेट में ये मेरे को पैक करके दे दो। वो पीछे अपने गोडाउन में गए, उन्होंने पैक करके दे दिया, बट ये गुड सैंपल के साथ मैच नहीं हुए। मतलब जो मैंने उनको दिखाए थे कि भैया मेरे को ये सैंपल चाहिए, वो मैच नहीं हुए, तो मेरे पास राइट बनता है मैं उन गुड्स को रिजेक्ट कर दूं। That the buyer shall have reasonable opportunity of comparing the delivered bulk of the goods with the sample. अब मेरे पास ये राइट होना चाहिए कि मैं जो ये सैंपल मैंने देखा है और ये जो मेरे पास सैंपल के अकॉर्डिंग गुड्स आए हैं, मैं उनको चेक कर सकूं। That the delivered goods shall be free from any defect which renders them unmerchantable, unfit for trading, which is not apparent on reasonable examination of the sample. अब क्या होना चाहिए कि ये जो गुड्स पीछे से आए हैं मेरे सैंपल के अकॉर्डिंग, ये डिफेक्ट फ्री नहीं होने चाहिए, मतलब इनमें कोई भी डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। But when the defect in the sample is patent or discoverable by the exercise of ordinary care, the seller fulfills his contract by delivering the bulk in accordance with the defected sample. Example: Mr. X bought from Mr. Y certain quantity of worst coating equal to sample. The sample was also shown
to Mr. Y. Subsequently, it was discovered that the cloth was defective and unfit for stitching into the coats. The buyer was held entitled to reject the goods because the defect contained in the sample was latent. अब क्या हुआ कि मैंने सैंपल देखा कपड़े का, बट सैंपल मेरे को सही लगा, बट जो कपड़ा एक्चुअल में था वो मेरे को सही नहीं लगा वो एग्जामिनेशन करके, तो मैं मेरे पास राइट है मैं उस गुड्स को रिजेक्ट कर दूं. नेक्स्ट इज इम्प्लाइड कंडीशन बाय द सैंपल एज वेल एज बाय द डिस्क्रिप्शन. पहले हमने सबसे ऊपर देखा था डिस्क्रिप्शन, then we saw sample. अब both description and sample. Section 15 of Sales of Goods Act provides that if the sale by the sample as well as by the description is not sufficient that the delivered bulk of the goods correspond with the sample if the goods do not correspond with the description. अब वही जो मैंने आपको ऊपर बताया कि जो हमारे पास सामान आया वो हमने जो बताया और जो सैंपल उन्होंने हमें दिखाया उसके साथ कॉरेस्पॉन्ड होना चाहिए. मैं एक शॉप पे गई, मैंने बोला भैया मेरे को सैंडल्स चाहिए जो रेड इन कलर है एंड मेरे को सोल जो है वो अच्छी क्वालिटी का चाहिए, मेरी डिस्क्रिप्शन थी. उन्होंने जो मेरे को पीस दिखाया जो उनकी डिस्प्ले में पड़ा था, मैंने कहा हाँ जी भैया ये पैक करा दो, पर दूसरे साइज में. अब उन्होंने क्या हुआ, जब वो साइज मेरा चेंज करने गए तो वो जो डिस्क्रिप्शन मैंने बताई थी और जो उन्होंने मेरे को सैंपल दिखाया वो मैच नहीं हुआ, तो मेरे पास राइट है मैं उन गुड्स को रिजेक्ट कर दूं. ये एग्जाम्पल आप खुद पढ़ेंगी. नेक्स्ट, implied condition as to quality or fitness. As a general rule, the buyer is expected to satisfy himself about the quality of the goods purchased and the goods suit for the purpose which he buys them. अब अगर मैं सामान लेने जा रही हूँ तो मेरे को ये बनता है कि मैं सेटिस्फाई हूँ किससे, गुड्स की क्वालिटी से, और जो मेरी पर्पस है वो फुलफिल होता हो. ठीक है. सेक्शन 16 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट प्रोवाइड सम एक्सपेक्टेशंस टू दिस रूल अकॉर्डिंग टू विच देयर मे बी implied conditions or warranties as to quality under the following cases. The buyer requires the goods for a particular purpose. The buyer, whether expressly or by implication, makes a known to the seller the particular purpose for which the goods are required. The buyer relies on the seller's skill and judgment. The seller's business is to supply the goods of the description, whether he is the actual producer or not. अब उन्होंने इतनी सारी बातों में हमें जो हमने ऊपर बातें पढ़ी ना सब वही बताई हैं. उन्होंने कहा है कि अगर हम किसी से सामान लेते हैं तो वो हमारे पर्पस के साथ मैच होना चाहिए, हमारी नीड के साथ मैच होना चाहिए, और हमने अगर उसकी बातों पे ट्रस्ट किया है तो उन्होंने हमें एक्चुअल सामान देना चाहिए. अब उन्होंने क्या क्या पॉइंट्स बताए हैं कि हमने बताना है कि हमें कौन से पर्पस के लिए चाहिए. जैसे मैंने ऊपर सैंडल्स वाली एग्जांपल दी, मैंने उनको बोला था कि मेरे को रेड कलर की सैंडल्स चाहिए जिसका सोल बहुत अच्छा हो. उन्होंने जो सैंपल में था मेरे को दिखाया, बट उन्होंने जो एक्चुअल मेरा साइज जो दूसरा उन्होंने पीछे गोडाउन से लिया वो मेरे साथ मैच नहीं हो रहा था. तो इन दिस केस वी कैन रिजेक्ट द गुड्स, वो मेरे पर्पस के साथ फिट नहीं हुआ. ठीक है जी. The buyer requires the good for particular purpose. The buyer, whether expressly or by implication, makes a note to the seller for the particular purpose goods are required. अब मैंने उनको अपनी बता दी कि भैया मेरे को ना स्कूल में फंक्शन है तो वैसा सा कुछ दिखा दो. ठीक है, मैंने अपनी एक्सप्रेस कर दी कि मेरे को ऐसा सामान चाहिए. अब जो सेलर है जो बेच रहा है मैं उसकी बातों पे रिलाई भी कर रही हूँ, मेरे को ट्रस्ट हो रहा है. सेलर बिजनेस इज टू सप्लाई द गुड्स ऑफ डिस्क्रिप्शन. सेलर को मेरी डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही सामान देना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, P asked chemist to give hot water bottle. Subsequently, the bottle burst and injures Mr. P when being used with the hot water. There is an implied condition that the bottle is fit for holding the hot water, and since the bottle is not fit for the use of the hot water bottle, the seller is liable for the damages to the buyer. अब P ने डिस्क्रिप्शन दी थी, P ने बोला था कि मेरे को हॉट वाटर बॉटल चाहिए. हॉट वाटर मतलब जो गर्म पानी को जिसमें मैं गर्म पानी करके यूज कर सकूं उसको, बट वो
बॉटल बर्स्ट हो गई। तो मेरी कंडीशन क्या थी कि वो हॉट वाटर को होल्ड करे, बट उसने नहीं किया, वो मेरे पर्पस के लिए फिट नहीं हुई, तो मैं डैमेजेस क्लेम कर सकती हूँ। Next, Mr. X sold refrigerator to Mr. Y. It performed all the functions which a refrigerator usually does, ex- except making ice. In a suit by by the buyer, it was held that it amounted to breach an implied condition. अब रेफ्रिजरेटर का मेन काम क्या होता है? बर्फ जमानी। अब वो बर्फ ही नहीं जमाता था, वो बाकी सारे काम कर देता था बट बर्फ नहीं जमाता था, तो ये क्या हो गया? ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड कंडीशन। इफ द गुड्स कैन बी यूज्ड फॉर मेनी पर्पसेस, द बायर शुड मेक हिज स्पेसिफिक पर्पस नोट टू द सेलर, अदरवाइज कंडीशन एज टू फिटनेस विल नॉट बी एप्लीकेबल। इट वाज सेलर दैट अमाउंटेड टू, ओके। सो इसमें इस पॉइंट में वो क्या कह रहे हैं? दे आर सेइंग दैट अगर वो सामान बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज हो रहा है ऑलरेडी, और अगर मैंने स्पेसिफिक पर्पस नहीं बताया किसी सामान का, तो मैं एप्लीकेबल नहीं कर पाऊंगी ये वाला जो कंडीशन एज टू फिटनेस है। ओके, लेट मी गिव एन एग्जाम्पल टू यू गाइस। ओके, इन्होंने दी हुई एग्जाम्पल, लेट्स रीड इट। A buyer placed an offer for hessian cloth which is generally used for packing purpose. अब ये cloth है, ये पैक करने के लिए यूज होता है, but he did not specify the purpose for which he wanted the cloth. On receiving the cloth, the buyer found that it was not suitable for the packing food products as it had an unusual smell. The court held that the buyer has no right to reject the cloth as it was suitable for packing purpose even though it was not fit for his specific purpose. Very important. अब इसमें क्या हुआ कि मैं गई शॉपकीपर के पास, मैंने उनको बोला भैया मेरे को ना पैकिंग के लिए, मैंने सिर्फ ये बोला पैकिंग के लिए क्लोथ चाहिए, तो उन्होंने मेरे को सूटेबल वाला दिखा दिया। अब मैंने ये नहीं बताया कि कौन सा सामान पैक करना है, मैंने अपना पर्पस नहीं बताया, मैंने आधी चीज बताई आधी नहीं बताई, तो वो बायर की गलती है, वो मेरी गलती है कि मैंने उनको नहीं बताया, तो इस केस में मैं डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकती। नेक्स्ट, implied condition as to fitness only to the sale to a normal buyer. It means if the buyer is suffering from any abnormality and the same is not known to the seller at the time of the purchase, the implied condition does not apply. अगर कोई एक ऐसी चीज है जो जो कि सेलर को भी नहीं पता था, तो उस केस में दोनों की गलती नहीं है, इम्प्लाइड कंडीशन अप्लाई नहीं होगा। अब बायर को भी नहीं पता, सेलर को भी नहीं पता, तो गलती तो किसी की ना होई, कौन किसको स्यू करेगा, तो ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती। ओके, इसकी एग्जांपल देखते हैं। द प्लांटिफ मिसेस जी बॉट द हैरिस ट्वीट कोट from the defendants and they developed a skin trouble after wearing it. मैं कोट लेके आई, हैरिस ट्वीट कोट, जब मैंने उसको डाला तो वो मेरी स्किन को ट्रबल कर गया। हर स्किन वॉज नॉर्मल, अब नॉर्मली सेंसिटिव। अब जो एक नॉर्मल पर्सन की स्किन होती है उसकी स्किन उससे भी ज्यादा सेंसिटिव थी, बट शी डिड नॉट मेक दिस फैक्ट नोन टू द डिफेंडेंट। अब मैंने वो चीज बताई नहीं। It was proved that no ingredient was used in the manufacture of the coat which would have been harmful to the skin of the normal person. Hence, the seller was not liable. There was no breach of implied condition. अब मेरे को कोई इशू है, मेरी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, बट उसमें सेलर की क्या गलती? ठीक है ना, सेलर की इसमें कोई गलती नहीं। सेलर ने मेरे को ये प्रोडक्ट दिया, मेरे को ये कोड दिया, मेरे को ये सूट नहीं किया, तो इसमें सेलर की क्या गलती? मेरे को प्रॉब्लम है ना कोई, तो इसमें कंडीशन अप्लाई नहीं होती। नेक्स्ट, suitability cannot be implied when the goods are sold under its patent or trade name. अब वो कहते कि ये जो कंडीशन है कैन नॉट बी इम्प्लाइड जब किसी पेटेंट या ट्रेडमार्क के अंडर हो। सेक्शन 16 lays down that
in the case of contract for sale for a specific article under the patent or the other trade name, there is no implied condition as to fitness for the particular purpose. अब कोई सामान है वो किसी और के नाम पे है ऑलरेडी और कोई दूसरा पर्सन उसको यूज नहीं कर सकता, तो इसमें मेरी कंडीशन फुलफिल नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल पेटेंट होता है कि जैसे मैंने पेटेंट कॉपीराइट हो गया, जैसे हम यूट्यूब पे किसी का सॉन्ग हम अपने वीडियो में नहीं लगा सकते क्योंकि वो कॉपीराइट आ जाता है, तो सेम एज पेटेंट और ट्रेडमार्क सेम ही चीज होती है। मिस्टर एक्स आस्क अ केमिस्ट टू सप्लाई डाबर च्यवनप्राश फॉर द ट्रीटमेंट फॉर प्रिवेंशन टू of cold and cough. He contracted cold and cough and found no improvement in spite its prolonged use. He is not entitled to claim damages as he purchased the product under its patent name. Okay. अब इसमें वो क्या बोल रहे हैं, पेटेंट का बेसिकली मीनिंग तो वही होता है बट इसमें वो कुछ डिफरेंट बोल रहे हैं। इसमें वो बोल रहे हैं फॉर एग्जाम्पल मैंने उनको बोला कि मेरे को डाबर च्यवनप्राश ही चाहिए, ठीक है, ताकि मेरा कफ और कोल्ड सही हो सके, बट बहुत सारे टाइम के बाद भी वो सही नहीं हुआ, तो उनको मैंने ही बोला था ना कि मेरे को ये स्पेसिफिक नाम का प्रोडक्ट दे दो। अब इसमें उनकी तो कोई गलती नहीं है, सो इसमें कंडीशन अप्लाई नहीं होती, बट implied condition as to fitness for a particular purpose will apply only the case of the goods sold under its trade name or the buyer makes known to the seller that he relies on the seller's skills and judgment for it being fit for a particular purpose। अब इसमें वो कहते हैं कि अगर कोई चीज बायर मेक्स नोन टू द सेलर, बायर बताता है सेलर को कि सेलर की स्किल्स और जजमेंट जो है वो फिट फॉर द पर्पस है, तो वो कंडीशन यहाँ पे लगेगी, विल अप्लाई। ठीक है, ये था पॉइंट नंबर 5 जो कि था एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस।